हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जीके जीएस से महत्वपूर्ण सीरीज के क्वेश्चन। जो आपके सामान्य ज्ञान जीके से जो आपका क्वेश्चन बनता है, उससे हम लोग 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट रहने वाला है हम लोग का 16, इससे पहले 15 कंप्लीट हो चुका है, तो जो नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो आपको बताना 1930 के दौरान में नमक कानून तोड़ने के लिए कौन इस मतलब कि गठन किया था, इस संगठन को चलाया था। बी ओ दिगंबर, ऑप्शन नंबर बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी के कामराज, और ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। चलिए आप लोग बताइए, तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी, उसने समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया था। ऑप्शन नंबर सी, उसके सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और क्या है ठट्टा का विद्रोह दबाने में किया था। और ऑप्शन नंबर डी बोलता उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए, तो सही आंसर क्या हम लोग देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, क्या है उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यही है कि ये असत्य क्वेश्चन पूछा है, तो असत्य पूछा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर गलत है, इसने क्या है उड़ीसा पे हमला नहीं किया था, बमा की ये सब सब सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल समाज के किस वर्ग के अस्तित्व नहीं था? तो आपको बताना, मेगास्थनीज के अनुसार बताना है मौर्य कालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। तो कौन सा वर्ग का अस्तित्व नहीं था यह पूछा है। सभासद, अहीर, ब्राह्मण या सैनिक। तो उस समय के काल में मेगास्थनीज के समय में बताना है मौर्य काल में समाज में कौन सा वर्ग का अस्तित्व में नहीं था। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण। तो मयस्थित के समय काल के अंतर्गत में उस समय क्या था, ये ब्राह्मण जो था यह समाज का अस्तित्व में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। ठीक है, तो पुराणों में सबसे सर्वाधिक पुराण मतलब सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या भागवत पुराण। तो कौन सा पुराण है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, इसमें बोलता है कि संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण प्रदान करने हेतु तो विशेष उपलब्ध बनाने की शक्ति प्रदान किया गया। यहाँ पे दिया गया है, तो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का काम किया है। तो कौन सा आर्टिकल में भी है और कौन सा संशोधन के माध्यम से हुआ था? पहला है 92वां संविधान संशोधन 2003, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, 94वां संविधान संशोधन 2006 और 95वां संविधान संशोधन 2009। तो बताइए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण, ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से दिया? चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 93वां संविधान संशोधन 2005। तो इसी के माध्यम क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है, राज्यसभा द्वारा जारी किए गए आदेशों को स्वीकृति की आवश्यकता है। तो राज्यसभा जो कोई भी आदेश जारी किया जाता है, तो उसके लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति या विधानसभा। तो किसकी स्वीकृति की जरूरत होती है? तो विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधानसभा की स्वीकृति की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोलते हैं कि
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? पहला है प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष, वित्तीय एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष या उपयुक्त में से सभी। तो कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, तो वो कौन कौन था? प्रक्रिया समिति के भी थे, संचालन समिति के भी थे और वित्तीय एवं कर्मचारी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारा का सारा सभी समिति के अध्यक्ष थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोलता है सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि 9वीं अनुसूची, तो कौन सी 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है। तो कौन सी 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता? पहला ऑप्शन है I.R. कोहलन वाद ने, गोपाल वाद ने, शंकरी प्रसाद वाद ने या इंद्र सहानी वाद ने। तो आपको बताना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा वाद में बदला गया था। तो क्या है, 9वीं अनुसूची को बाहर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची। चलिए, तो ये कौन सा संविधान से है? तो भू सुधार, तो भू सुधार संबंधी कानून से संबंधित। ठीक है, जमींदारी प्रथा, तो जमींदारी प्रथा से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा। तो 9वीं अनुसूची किससे? भू जमींदारी प्रथा। ठीक है, जमींदारी प्रथा से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो अस्थमा दिवस 11 दिसंबर, 14 सितंबर, 11 जून, 11 जुलाई। चलिए बताइए, तो कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 दिसंबर को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से, सरोद से, संतूर से या वीणा से? तो किससे संबंध है मुकेश शर्मा का? तो किससे संबंध है? सरोद से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरोद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोलता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति जो 2021 से लेके 30 की घोषणा की? तो 2021 से लेके 30 की घोषणा की थी, कौन सा नई मतलब की जनसंख्या नीति थी? मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, गुजरात ने या उत्तर प्रदेश ने? तो जनसंख्या नीति के बारे में कौन दिया? उत्तर प्रदेश ने। तो 21 से लेकर 30 तक की नई सरकार ने ये घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व में चैंपियन में से मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो उस समय जो कोलंबिया में आयोजित हुआ था भारोत्तोलन आंदोलन के दौरान विश्व चैंपियन में मीराबाई चानू, आप लोग जानते भी होंगे, तो कौन सा पदक जीती थी? पहला है गोल्ड, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सी पदक जीती थी? ये रजत, ऑप्शन नंबर बी। तो कोलंबिया में जो आयोजित थे तो उस समय में रजत पदक जीती थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो जीडीपी ग्रोस डेवलपमेंट वाला में, तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? चलिए, तो कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है? तो तृतीय क्षेत्र। तो याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र या अपना प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है, सबसे ज्यादा कृषि से संबंधित। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? ये आपका जो कच्चे माल जो रहता है कृषि, ये जाता है आपका कारखाना या फैक्ट्री में। तो कारखाने या फैक्ट्री वगैरह जो होता है ये द्वितीय क्षेत्र में होता है, जिसमें से कृषि से जैसे कि गन्ना होता है, तो गन्ना को क्या कहता है? गन्ना को पहले खेत से लाया जाता है, खेत से लाकर फैक्ट्री में लाया जाता है। अब फैक्ट्री में जो है इसको क्या कहता है? निर्माण करके इसको फिर लास्ट जो होता है या तृतीय क्षेत्र, जैसे कि इसको चीनी का निर्माण किया जाता है, ठीक है, गुड़ का निर्माण किया जाता है। तो ये सब जो होता है तृतीय क्षेत्र के अंदर में, जिसमें से हम लोग क्या इसको ट्रैक वगैरह में लोड करके सेवा में योगदान में आता है। तो सेवा में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं तो तृतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र किसमें होता है? इसमें से क्या सभी के लिए, चाहे निजी निजी छोड़कर इसमें सभी वस्तुओं के लिए क्या सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। उस तरह समझिए, वेलोड्रोम का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो वेलोड्रोम कौन खेल से संबंधित है? गोल्फ, एथलेटिक्स, घुड़सवारी या साइकिलिंग? तो वेलोड्रोम कौन से संबंधित है? ये साइकिलिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइकिलिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अर्धचालक सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कौन सा राज्य में अर्धचालक सदाबहार वन पाए जाते हैं? केरल, मध्य प्रदेश, चलिए, केरल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया और बिहार। तो बताइए कौन सा देश में अर्धचालक सदाबहार वन पाए जाते हैं?
तो कौन सा? असम में। तो असम में अर्धचालक सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोलता है नाथपा झकारी जल परियोजना कौन से राज्य में है? तो कौन सा? नाथपा झकारी जल परियोजना उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। आपको परियोजना से पढ़ के जाना है, तो परियोजना से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में परियोजना से क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट देख लेते हैं आगे। तो ये कौन सा? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। तो कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो देखिए यहाँ देश के बारे में जिक्र हो गया इतना। ठीक है, तो आपको बताना है देश से कौन सा देश से होकर नहीं है। बहामास, लिबिया, ब्राजील, यूएसई। तो यूएई, तो बताइए कौन सा देश से होकर नहीं गुजरती है? कौन सा? ब्राजील। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राजील। देखिए ये कर्क रेखा देश मतलब देश से होकर नहीं है। अब भारत में बोलेगा तो भारत में, तो इसको याद करने का तरीका मित्र पर समझा चार। ठीक है, इसे याद करिएगा। म से मिजोरम, त्य से त्रिपुरा, ग से पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, आर से राजस्थान, गो से गुजरात, एम एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद झ से ये छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ और जे से झारखंड और आठ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है, तो आप इससे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला है नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, सही क्रम कौन सा है ये बताना है। तो मतलब नदी का क्रम दिया हुआ है, तो उसमें अवरोही क्रम में आपको अरेंज करना है। तो आपको बताना पहला है गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा, ताप्ती। ऑप्शन में गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। ऑप्शन में सी बोलता है नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी। और ऑप्शन में डी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। तो अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। तो क्या होगा? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। तो गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी, तो यही आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19। इसमें बोला है 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किन्हें पुनः अधिकृत किया था? तो 1857 क्रांति आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को या कानपुर को? चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो पहला हो जाएगा दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्यकवि? तो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम, काशी, कुदरती या मुनीर? तो कौन था उसके समय में राजकवि था? तो शाहजहां के समय में तो कौन सा था? कलीम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलीम। अगला क्वेश्चन है भारत का संघीय न्याय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो संघीय न्याय कब स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946, 1947? कब गया? 1937। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1937 में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से सही युग्म का सम्मिलित करना। तो सही युग्म नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? पहला है मानव एवं द्विविहार बाल श्रम अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतर्गत 32 में है। और शिक्षा और संस्थाओं का या स्थापना या प्रशासन करने का या अल्पसंख्यक वर्गों का अनुच्छेद 31 में। तो बताना है कौन सा गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, देखिए मानव अधिकार जो बच्चे लोग को काम पे करवाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। 23 के अनुसार है, 23 से 24 के अनुसार। तो ये हो जाएगा आपका 23 से लेकर 24 में है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का अधिकार 29-30 में है, तो 29 में दिया हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको भीमराव अम्बेडकर का द्वारा संवैधानिक भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया, तो आर्टिकल 32 में सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ये है 31, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा संस्थाओं का अधिकार, ये अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार कौन सा? आर्टिकल 29 के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसे बलवंत राज मेहता? तो ध्यान से पढ़ेगा, बलवंत राय मेहता इंपॉर्टेंट है, ये समिति से क्वेश्चन देता है। समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम स्थापित किया गया था।
कहाँ? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या तेलंगाना में? बताइए। तो कौन सा? तो सबसे पहले स्थापित किया था राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित किया था राजस्थान ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है, न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायपालिका के पास मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार दिया गया है। ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए आप लोग। चलिए, तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो क्या है, दोनों ही कथन सही है। तो इसमें अधिकार दिया गया है और उसको लागू करने या संवैधानिक घोषित करने का भी, लागू करने या रोकने का भी अधिकार दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तरीय उद्योग। तो सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तरीय उद्योग कौन सी है? वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, हथकरघा उद्योग या जूट उद्योग? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तरीय उद्योग, चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? हथकरघा उद्योग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हथकरघा उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन में बोलता है, चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में नवरत्न के अलंकृत थे। चंद्रगुप्त के समय पूछा है। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। आपको नीचे दिया ऑप्शन, फिर पढ़िए, बताइए। चलिए, तो सही आंसर आपको बताना है, कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है। तो इसका क्या होगा? तो समुद्रगुप्त को सिक्के पर मतलब बीना बजाते हुए तो दिखाएगा, तो ये तो सही है। फिर चंद्रगुप्त को प्रथम दरबार नद का, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 अजंता की चित्रकला गुप्तकालीन बौद्ध श्रेष्ठ का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है। ठीक। तो चलिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 और केवल 3। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 कहीं पे है? केवल 1 और 3, तो ये वाला पे है, यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 3 ये सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा 1 नंबर। तो इसका सही होगा 1 और 3। अगला है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से क्वेश्चन मिलेगी, योजना का सर्वोत्तम प्राथमिकता थी। तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में दिया गया था, बताइए आप लोग। चलिए, तो कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था कहाँ अवस्थित है? तो सुदूर संवेदन संस्था कहाँ अवस्थित है? देहरादून, अहमदाबाद, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ? हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बोलता है, राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 28 फरवरी को, 21 मई को या 5 नवंबर को? तो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। तो 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे सूची आपको दिया हुआ, सूची 1 और 2 है, इसको सम्मिलित करना है। यहाँ पे दिया है क्रिकेट का संबंध दिया है, पोलो और जिम्नास्टिक या टेबल टेनिस। तो यहाँ पे आपको दिया है, आपको क्रॉस करके मैच करना है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, बस इसमें आपको क्रॉस करके बताना है कि किससे किससे संबंधित है। चलिए, इसका सही आंसर बता देंगे। क्रिकेट का संबंध दिलीप कप से संबंधित है। तो दिलीप कप क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद पोलो का संबंध है क्लासिक कप से। तो पोलो का संबंध कैसे है? क्लासिक कप यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद फिर है जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक का संबंध कैसे हो जाएगा? चाइना कप। तो जिम्नास्टिक हो जाएगा चाइना कप। और यह टेबल टेनिस हो जाएगा जय लक्ष्मी थी। तो ये इस आपको ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है? तो भारत रत्न से किसे सम्मानित नहीं किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम, गफ्फार खान, वहाम बेगम गिरी को और महात्मा गांधी को। तो किसे भारत रत्न नहीं मिला गया? तो ये पूछा गया। तो किसे नहीं मिला? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं सम्मानित किया गया था। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? नागपुर, दिल्ली, लखनऊ या कानपुर में? तो कहाँ अवस्थित है? तो क्या होगा? नागपुर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नागपुर में। चलिए,
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोलता है भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया था? कोच्चि में, रायपुर में, भुवनेश्वर में या कटक में? तो चावल का कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया, यह पूछा गया है। तो कहाँ किया गया था? ये भारतीय राष्ट्र द्वितीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटक में। चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोलता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 17 विकास लक्ष्य एसडीजी को किस वर्ष तक प्राप्त करने का है? तो ये है मतलब कि एसडीजीएस, इसका लक्ष्य रखा था कब तक ये पूरा करने का, मतलब ये पूरा करने का अधिकार रखा है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, इसमें सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य रखा गया था। बताइए 2022, 2025, 2026, 2030। तो कब तक रखा गया था? ये 2030 तक रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2030 तक। इसमें बोलता है भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा? तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2022, 2025, 2026, 2030। तो ये भी 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है कि इसको 5 ट्रिलियन तक इकोनॉमी को हमको ग्रो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया था? पहला सर्वेक्षण शुरू किया था झारखंड सरकार, उत्तराखंड, त्रिपुरा या नागालैंड? तो प्रवासियों के लिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोलता है भारत का पहला जीवित पाल संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो पहला जीवित पाल संग्रहालय कौन सा राज्य में स्थापित किया गया था? चलिए बताइए। तो कौन सा यहाँ पे? कर्नाटक है, तमिलनाडु, नागालैंड, बिहार। तो कहाँ पे क्या था? कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हिमाचल की ऊंची मतलब सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमाचल की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कश्मीर, नेपाल, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश में? बताइए कहाँ पे है? ये सिक्किम में। तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो वीडियो आज के लिए यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको उत्पाद सिपाही से संबंधित सारा जीके जीएस कोटा झारखंड का एमसीक्यू क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।